Hi friends, myself Rohini Atkare and today I am going to teach 11th standard first topic and the first lecture is here. So today we are going to start our first topic, that is some basic concepts of chemistry. Obviously we are studying about or studying related to the chemistry, and first topic is some basic concepts of chemistry. As we know that matter is very important in the chemistry, and chemistry में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा important होता है matter. As I told you, matter is very important in this topic, and today we are studying in this topic. What we are going to study in this topic? See here, हम आज देखने वाले हैं matter के जो characteristics है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसी टॉपिक में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद ही क्लासिफिकेशन, मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है या फिर मैटर किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है उसी के बारे में भी हम इसी टॉपिक में स्टडी करेंगे. उसके बाद है मेजरमेंट. इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा, इंटरनेशनल सिस्टम के जो यूनिट्स होते हैं उसमें जो मैटर है, उस मैटर का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है वो भी इसी टॉपिक में हमको स्टडी करना है. अब ये तो रही सिंपलेस्ट चीज़ें जो कि हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, और सबसे इम्पॉर्टेंट माय फेवरेट दैट इज मोल्स कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. Now the next point, that is nature of matter. First of all we should know about the matter. What is matter actually? केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मैटर कहाँ पे नहीं होता है, हर जगह आपको मैटर देखने को मिलेगा. अब मैटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एक बार देखते हैं हम लोग. द थिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, किसी भी चीज़ को कुछ मतलब कहीं पे भी अगर रखी जाए तो वो जो स्पेस है वो ऑक्युपाई करती है या फिर वो जगह लगती है. किसी भी चीज़ को रखने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है. दैट मीन्स इट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड देन हैविंग अ मास विच इज फेल्ट बाय आवर फाइव सेंसेस. अभी तो हमारे जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो तो आपको पता है, यानी कि हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ये जो चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को हम जब फील करते हैं, टच करते हैं, देख सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं. और उसी के बारे में, उसी का जो क्लासिफिकेशन है अभी आगे वो हम देखने जा रहे हैं. ऑब्वियसली मैंने जो बोला था कि जो मैटर है वो मैटर क्लासिफाई किया जाता है टू इसमें. अभी किस तरीके से ये क्लासिफाई किया जाता है और नेचर जो है मैटर का वो किस तरीके से होता है वो देखते हैं. मैटर जो है वो पहले तो फिजिकल और केमिकल, ऐसे टू फॉर्म में क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. उसमें अगर देखा जाए तो फिजिकली, फिजिकल मीन्स व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसका कोई शेप हो, उसे क्या बोला जाता है, फिजिकल बोला जाता है. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो उसको 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. और जैसे कि हम थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, या फिर मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो स्टेट्स होते हैं 3. और ऑब्वियसली सबको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये 3 जो होते हैं वो फिजिकल जो मैटर के स्टेट्स होते हैं. अगर दूसरा पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे तो ये है केमिकल. अभी केमिकल केमिकल में हम देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन दिया जाता है. और उसके बाद है प्योर सब्सटेंस जो है वो प्योर सब्सटेंस फिर से 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें आते हैं एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स. और मिक्सचर्स जो है उसमें भी 2 टाइप्स के मिक्सचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और वो है होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. अब हमें शुरुआत करनी है फिजिकल क्लासिफिकेशन से. अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ का साइज कैसे है, उसका कलर कैसा है, या फिर उसका ऑर्डर कैसा है, या फिर अगर हम देख सकते हैं तो वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है तो वो स्पेस कितना ऑक्युपाई करता है, मतलब उसकी साइज किस तरीके की साइज है, इस तरीके से उसका कलर, मास, उसके बाद उसका शेप, उसका स्पेस, जितना भी वो ऑक्युपाई करता है, यानी कि फिजिकली उसका अपीयरेंस कैसा है, उस पर डिपेंड रहता है कि फिजिकली हमें ये कितने पार्ट्स में फिर क्लासिफाई किया जाता है. तो ऑब्वियसली 3 कैटेगरीज में ये मैटर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, और वो देखते हैं हम आगे. एज आई टोल्ड यू, physically that matter is classified into solids, liquids and the gases, right? So first of all we will take information
definition about the solid. What is meant by the solid? See here, a substance is to be solid if it possesses a definite volume and a definite shape. Means जहाँ पे भी solid का सवाल उठता है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसको specific space होना जरूरी होता है, उसको specific volume होता है, और उसी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर इसमें बताई जा सकती है तो वो है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो भी पार्टिकल्स सॉलिड में पाए जाते हैं वो पूरे के पूरे पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स है उसमें जो स्पेस होता है वो स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है, और उसकी वजह से जो पार्टिकल्स जो एटम्स होते हैं सॉलिड में वो जो पार्टिकल्स हैं एटम्स हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं हो सकते हैं, और उसी की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप उसे क्या करते हैं प्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस्ड नहीं होते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं मैटर में उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होने की वजह से वो क्या नहीं होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं। वो एटम्स जो है जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या नहीं होते, मूव नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से अगर आप कोई भी सॉलिड आइटम ले लो तो इजीली कंप्रेस नहीं हो सकता। आप अगर किसी सॉलिड को प्रेस करते हैं तो वो प्रेस नहीं होता है इजीली, ऑब्वियसली उसका शेप चेंज हो सकता है अगर आप कुछ ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई करते हैं तो, लेकिन अगर आप प्रेशर इजीली अप्लाई करेंगे तो उसका ना साइज बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उसमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। अब देखा जाए तो उसके एग्जाम्पल्स देखो, हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ऑब्वियसली रिमोट है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए गए हैं, शुगर है, आप उसको प्रेस करेंगे ऑब्वियसली आप क्रश कर सकते हैं उसको, लेकिन इजीली नहीं कंप्रेस होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आयरन है, अगर आप उसको प्रेस करना चाहेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक होने की वजह से आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे इजीली। उसके बाद है गोल्ड, गोल्ड भी उसी तरह से है, और उसके बाद है वुड और NaCl मीन्स नमक, उसको भी आप अगर प्रेस करते हैं तो उसमें के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी की वजह से वो ज़्यादा कंप्रेसेबल नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड ऑब्वियसली, एंड इन द लिक्विड अगर आप कंपैरिजन में देखा जाए तो जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं, मैंने अभी बोला आपको सॉलिड में कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके कंपैरिजन में लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन में लूजली टाइट मतलब लूज होते हैं, थोड़े से वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी कि लिक्विड जो भी मैटर होता है, जो भी लिक्विड मैटर है आप देखो फ्लो हो सकता है, सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब टाइट नहीं होते, और उसी की वजह से वो फ्लो होते हैं। अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। A substance is said to be liquid if it possesses a definite value but not a definite shape. लिक्विड को अगर आप किसी भी बर्तन में डालते हैं, किसी भी शेप के अगर चीज़ों में डालते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो जो बर्तन है उसी का शेप लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उतने टाइटली पैक नहीं होते, और उसी की वजह से जो लिक्विड है उसको डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वो है कंप्रेसिबल नहीं है ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, आप उसको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रेस करने की कोशिश भी की तो ऑब्वियसली आप जिसमें डालेंगे, जिस चीज़ में डालेंगे उसी बर्तन का उसको क्या होने वाला है, शेप आने वाला है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, उसमें है वाटर, जिसमें डालोगे ग्लास में लोगे ग्लास का शेप लेगा। उसी के तरीके से है मिल्क है, ऑयल है, मर्क्यूरी जो कि आपको पता है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अल्कोहल है, ब्रोमाइन है। ये जो पूरे के पूरे एग्जांपल्स हैं दिए गए यहाँ पे लिक्विड में, वो ऑब्वियसली जिस बर्तन में जिस पॉट में आप डालेंगे उसी का शेप लेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स उतने टाइटली पैक नहीं होते। ओके, एंड नाउ द थर्ड क्लासिफाइड वन दैट इज गैसेस। ओके, गैसेस में अगर देखा जाए तो उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नाइदर possesses a definite value or nor a definite shape। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना ही उसको डेफिनेट वैल्यू होता है गैसेस स्टेट में, जो भी मैटर पाया जाता है, जो भी सब्सटेंस पाया जाता है, ना ही वो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वैल्यू आपको गैसेस में देखने को मिलेगा।
अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन द सॉलिड द पार्टिकल्स in this matter are obviously tightly packed as compared to the solid. Obviously it is loosened in the liquid, and if you are trying to see in the gases, the particles are moving here and there. मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करते रहते हैं, सिर्फ घूमते रहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में एयर देख सकते हैं। एयर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे गैसेस हैं, और ये जो गैसेस है, ये गैसेस क्या होते रहते हैं, जो पार्टिकल्स है उसमें क्या होते रहते हैं, इधर उधर घूमते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप समर सीजन में देखा जाए और कहीं पे विंडोज हो या फिर डोर हो, तो आप अगर कोई सनलाइट अंदर आ रहा है और उसमें अगर आप दोपहर के टाइम में देखेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव करते हुए नजर आएंगे। यानी कि उसमें जो स्पेस है वो बहुत कम होने की वजह से दे आर फ्रीली सराउंडेड हियर एंड देयर, दे आर मूविंग हियर एंड देयर। वो क्या करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। यानी कि जो सीक्वेंस अगर आप देख सकते हैं तो सॉलिड में सबसे टाइटली पैक रहते हैं, उसकी वजह से वो कंप्रेसिबल नहीं होते। लिक्विड में अगर देखा जाए तो जो पार्टिकल्स है कंपेयर टू द सॉलिड वो लूज होते हैं, उसकी वजह से वो फ्लो होते हैं। और अगर उसके भी कंपैरिजन में देखा जाए तो सीक्वेंसली आप ईयर अगर देखते हैं, अगर गैस स्टेट देखते हैं, तो उसमें पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इधर उधर मूव होते रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, उसकी वजह से वो फ्रीली इधर उधर मूव होते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं। मैंने तो पहले आपको एयर का एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया है, लेकिन एग्जाम्पल में उन्होंने दिया गया है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूरे के पूरे गैसेस ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, कुछ ऑक्सीजन के हो सकते हैं, कुछ नाइट्रोजन के हो सकते हैं, और अदर गैसेस भी ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो वो पूरे के पूरे जो भी पार्टिकल्स एटम्स इन गैसेस के प्रेजेंट होते हैं एयर में, तो वो कंटिन्यूसली इधर उधर मूव होते रहते हैं। आप ये अगर फिगर ऑब्जर्व किए जा सकता है तो देखो, मैंने तो रिवर्स इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको सॉलिड में दिखाई दे रहे हैं वो पूरे के पूरे पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है। स्पेस है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्पेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे कम स्पेस कहाँ पे पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है। अगर आप कंपैरिजन सॉलिड का करते हैं लिक्विड से, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्या हो गया है उन पार्टिकल्स में, तो बढ़ गया है। और यहाँ पे अगर आप गैसेस में देख सकते हैं तो गैसेस में बहुत ही कम पार्टिकल होने की वजह से कंपैरिजन में सबसे कम पार्टिकल्स यानी कि लूजिंग पार्टिकल्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को, गैस स्टेट में देखने को मिलेंगे। इन द गैसेस, लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट, about the particles I already told you that how they are packed each other, how they are moving here and there, and now how that convertible, how that states are changing from one state to the another, that one we are going to study now here. Okay, see here, when, and it is interchanging, it is interchanging, but when, if you are if you are changing the temperature also, if you are giving the pressure also, that time only that states of matter are getting changed. Okay, see here, then first one solid is that, then second one is the liquid, and the gas state is given here. If you hit any solid substance, if you give a hit to that, then obviously it converts into the liquid. Okay, it converts into the liquid. For example, if ice cubes are there, and if the temperature is increasing, that time that ice cubes, if you put it outside the freezer, then what will happen of it? Obviously it converts into the water. Why? Because the temperature is high outside. Okay, outside means what? Outside the freezer. Okay, then it converts into the water. If then again you heat the water, if you give heat to the water, then obviously it converts into the water vapors, and that is in the gas state. The reverse action is also there. How? If that air is get condensed, obviously in the air that water vapors are always present, and if that water vapors are condensed, then it converts into the liquid. That means we are cooling. We are reducing the temperature here. And that's why that water vapors are converted into the
liquid. That means that water vapors are converted into the water. Then if you reduce the heat again, temperature again, if you put the water into the freezer, what will happen? It convert into the ice cubes, right? That means if you reduce the temperature, then that water is converted into the ice. मैंने ऐसे बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि जो सॉलिड है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय वो क्या होते हैं, डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चले जाते हैं. और उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैसियस स्टेट. If any substance is directly converted to the gaseous state, not the liquid, that means that process is called sublimation. What is meant by sublimation? If any substance is converted directly solid to gases. से बहुत बार हम ऑब्जर्व करते हैं कि पहले तो कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जो आइस क्यूब्स हैं वो पहले वाटर में कन्वर्ट होंगे और उसी के बाद वो क्या इसमें कन्वर्ट होंगे, गैसेस स्टेट में, मतलब वाटर वेपर्स में वो कन्वर्ट होंगे. दैट मीन्स आइस क्यूब्स आर कन्वर्टेड इनटू द वाटर and then water is converted into the water vapor. But lots of substances are there in the matter, they are directly converted to the solid to the gas state, and that is called sublimation. अभी फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कैम्फोर जो होता है तो डायरेक्टली क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट एयर मीन्स गैस स्टेट में चला जाता है. उसके बाद देखो also the further applying pressure on the particular temperature. आप सब लोगों को LPG, CNG ये गैसेस पता है. ये गैसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, देखो हाँ ठीक से सुनना है, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर उसको प्रेशराइज किया जाता है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं. मतलब ये पहली कौन से स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं. अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर में प्रॉपर प्रेशर के साथ क्या किया जा सकता है, डायरेक्ट लिक्विफाइड किया जाता है. जो अभी एग्जाम्पल में कौन से गैसेस आते हैं, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम गैसेस. दैट मीन्स का CNG एंड LPG, ये जो गैसेस है वो गैसेस क्या होते हैं, डायरेक्टली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर के साथ क्या किए जाते हैं, लिक्विफाइड किए जाते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए.